Starting with Article 7. Article 7 is triangle law of forces. Again, very important article. If three forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, they are in equilibrium. I am repeating again. If the forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम. सो आप देख सकते हो इसमें जो डायग्राम बना इन्होंने सबसे पहले तीन कॉन्करेंट फोर्सेस ली हैं पी क्यू आर एंड दीज थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट ओ. सो व्हाट दे विल बी डूइंग, वी विल रिप्रेजेंट दैट दीज फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल. तो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस किया था. ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस होता है जहाँ पे हम एक फोर्स को उठा के एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे रख सकते हैं with the same magnitude and in the same direction. Just point of action उसका change हो गया. So using this concept, इन्होंने जो force P जो act कर रही थी, now force P is represented by side AB of the triangle ABC. Yes or no? Similarly जो force Q था उसको represent किया by the triangle by the side BC, and the force R is represented by the side सी ए. ठीक है, साइड्स आपको डायरेक्शंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है. सो लेट अस गिव इट अ रीडिंग. दे आर सेइंग लेट पी क्यू आर बी द थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अब बताओ ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल? What they have done, they have represented the forces PQR by the three sides of a triangle and taken in order. Taken in order का means that the first force is acting from A to B, then B to C and then C to A. A to C नहीं, C to A. तो the forces are in order. Yes? So if three forces are represented completely by the sides of a triangle taken in order, then the forces are in equilibrium. ठीक है? So this is triangle law of forces. इसका प्रूफ देखो एक बार, पहले हम डायग्राम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये रिजल्ट ट्रू है. क्योंकि देखो अब अगर हमने ये फोर्स P लिया और ये फोर्स Q है, तो ये जो फोर्स है ये भी Q है, बिकॉज AD इज पैरेलल एंड इक्वल टू BC. तो अगर ये फोर्स Q है और ये फोर्स P है, तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं ABCD को, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय AC. सो P और Q ये जो दो फोर्सेस थी, P और Q ये जो दो फोर्सेस थी, P in this direction, Q in this direction, इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज एक्टिंग अलोंग AC by the parallelogram law of forces, and जो थर्ड फोर्स R हमें गिवन है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. P और Q का जो रिजल्टेंट था वो अलोंग AC एक्ट कर रहा था, और ये जो R फोर्स है ये अलोंग CA एक्ट कर रही है. सो इट इज़ PQ का रिजल्टेंट अलोंग AC का मतलब है कि P अगर एक पार्टिकल पे सिर्फ P और Q फोर्सेस एक्ट कर रही होती तो उनका रिजल्टेंट R होता, नॉट R से R डैश होता, अलोंग एक्टिंग अलोंग AC. अब ये जो फोर्स R है ये इस रिजल्टेंट के फोर्स को इक्वल एंड नलिफाई कर रही है. इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर हैं तो नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा ना. सो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो गया. सो ओवरऑल जो फोर्सेस का रिजल्टेंट हुआ PQR वो ज़ीरो हो गया. दैट मीन्स द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो प्रूफ इसका बहुत ही ईजी है. सो कंप्लीट द पैरेललोग्राम ABCD. AD is equal and parallel to BC, therefore it represents the force Q. Now the resultant of forces PQR is the same as the resultant of forces represented by AB, BC and CA, which is the same as the resultant of the forces represented by AB, AD and CA. ठीक है, क्या क्या उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ BC को AD से रिप्लेस कर दिया. बट द रिजल्टेंट AB, AD
but the resultant of AB comma AD by parallelogram of law of forces is represented by AC, कि B और Q का जो रिजल्टेंट था वो along AC होना था. Therefore, the resultant of forces PQR is the same as the resultant of the forces represented by CA and AC, which are being equal and opposite neutralize each other. Therefore, the forces PQR are in equilibrium. ठीक है, पेपर में आपको आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, तो आपको ये आर्टिकल अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट याद होना चाहिए. आगे बोल रहे हैं करोलरी, देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो ना AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, तो रिमेंबर यहाँ पे जो AB, BC और CA हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो ऊपर वेक्टर्स लगा है वो उनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और दिस डज नॉट इंडिकेट्स द सम, दिस इज वेक्टर सम. वेक्टर सम इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एडिशन ऑफ नंबर्स. सो दिस AB प्लस BC प्लस CA इज नॉट द सम ऑफ 3 साइड्स, बिकॉज ये क्या है, वेक्टर्स, एंड वेक्टर एडिशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको पता है ना, अगर आपको 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हो, उनके कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के, और नहीं तो आप क्या करते हो, उनकी मैग्नीट्यूड्स निकालोगे, उनके डायरेक्शंस निकालोगे, मैग्नीट्यूड्स को अलग से ऐड करोगे, डायरेक्शंस की हेल्प से आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ और ही होगा. यस अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं से OA एंड OB, तो इनको ऐड करेंगे जब हम, तो दैट इज़ नॉट द सिंपल एडिशन. इनके एडिशन से बल्कि हम आपने किया होगा एक, अगर आपको BA निकालना होता है, वेक्टर BA, तो वेक्टर BA कैन बी रिटन एज OA माइनस OB. तो वो आप वेक्टर एडिशन में मैं नहीं जा रही हूँ, वो डिटेल में हो जाएगा फिर ज़्यादा. तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि हाँ वेक्टर नोटेशंस हैं ये. सो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 मीन्स द फोर्सेज आर कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर. उसके बाद आगे नोट वगैरह आप पढ़ लेना, एक बार इसको रीडिंग दे देना. देन कन्वर्स ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. सो कन्वर्स क्या कहता है, पहले हमने बोला था कि अगर आपको पता है कि आप 3 फोर्सेस को along 3 sides of a triangle taken in order रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ द कन्वर्स सेज कि अगर आपको पता है दैट द 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर. समझ रहे हो, वहाँ पे ये गिवन था कि आपको पता था दैट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 sides of a triangle taken in order, and hence you were concluding that the forces are in equilibrium. In the converse part you will say that the forces are in equilibrium, ये आपको पता है. So you will conclude that that means these forces can be represented by the 3 sides of a triangle taken in order. So इसको आप एक बार रीडिंग दे दोगे, एक बार converse of the triangle law of forces को. Then particular case of perpendicular, so just give it a reading. उसके बाद आता है आर्टिकल 9 आपका लैम्डा म्यू थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर्टिकल 9 इज लैम्डा म्यू थ्योरम. नाउ लैम्डा म्यू थ्योरम, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी. द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट along OA and OB and equal in magnitude to lambda times OA and mu times OB. अब आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो मैग्नीट्यूड इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय OA बट इट इज़ लैम्डा टाइम्स OA. लैम्डा टाइम्स OA का मतलब है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइड. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी OA की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फोर्स होगा दैट कैन बी 5 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स. समझ रहे हो, लैम्डा टाइम्स. ठीक है, सो नो डाउट लैम्डा कैन बी नॉन इंटीग्रल ऑल्सो, बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लैम्डा और म्यू इंटीजर्स ही होने चाहिए. सो दैट मीन्स 7 यूनिट्स भी हो सकता था, फोर्स हो सकता है अगर हम 7/5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 को. सो कहने का मतलब ये है
कि आपका जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द साइड along which it is acting and is not equal. So the resultant of two forces acting at point O along OA and OB and equal in magnitude to lambda OA and mu OB respectively is equivalent to, resultant is equivalent to lambda plus mu times OC, where C is a point in AB such that lambda times CA is equal to mu times CB. So let us concentrate on the diagram. आपके पास ये O कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है आपके पास, ये OA है, ठीक है. तो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू OA. लैम्डा OA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. दिस इज OB and the force का magnitude is mu times OB. So they are saying if two forces are acting like this, their resultant is given by lambda plus mu times OC. Lambda plus mu times OC, where C is a point on OB, on AB. अब देखो C एक पॉइंट है ना AB के ऊपर, such that ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB. लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिख सकती हूँ, बोलो. आपको दिया हुआ था लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, CA ओवर CB इज इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा. आपने अब लिख के देखो पेंसिल से बुक के ऊपर, क्या आपके पास CA ओवर CB इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये जो C है ये इस AB को डिवाइड करता है इन द रेशो म्यू इज टू लैम्डा. So we are starting with the proof of lambda mu theorem. बहुत इजी प्रूफ है इसका भी. इन ट्राइंगल OAC देख सकते हो आप, ट्राइंगल OAC दिख रहा है सबको. वी कैन राइट OA इज इक्वल टू OC प्लस CA. लिख सकते हैं. अभी हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस किया. अगर आप देखोगे ट्राइंगल OCA, तो ट्राइंगल OCA में मैं लिख सकती हूँ ना OA प्लस AC प्लस CO इज इक्वल टू 0. देखो दोबारा बोल रही हूँ, देखो उसमें ट्राइंगल OAC दिख रहा है, OA प्लस AC प्लस CO विल बी इक्वल टू 0. तो अब मैंने क्या किया, AC और CO को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएंगे. सो आई कैन राइट OA इज इक्वल टू माइनस AC माइनस CO, और माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज. सो OA कैन बी रिटन एज CA प्लस OC. यही लिखा है इन्होंने, OA इज इक्वल टू CA प्लस OC. बताओ ठीक है. देन अब क्या किया, इसको पूरे को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, लैम्डा टाइम्स OA इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स OC प्लस लैम्डा टाइम्स CA. क्लियर. अब आप ले लो इन ट्राइंगल OBC. ट्राइंगल OBC में क्या बनेगा, OB प्लस BC प्लस CO इक्वल टू 0. फिर आप BC और CO को दूसरी साइड लेके जाओगे तो उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी. सो OB कैन बी रिटन एज OC प्लस CB, और फिर इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर 2 आ गया. नाउ एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, बिकॉज हमें लैम्डा टाइम्स OA एंड म्यू टाइम्स OB का रिजल्ट चाहिए. सो लैम्डा टाइम्स OA प्लस म्यू टाइम्स OB क्या बन रहा है, देखो लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स OC प्लस
लैम्डा टाइम्स CA प्लस म्यू टाइम्स CB। अब हमें ऊपर गिवन था दैट लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB, यस और नो? तो लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB का मतलब ये कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। बट अगर अब आप यहाँ डायरेक्शन देखोगे तो CA और CB जो हैं दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? CA and CB. So lambda times CA and mu times CB are equal in magnitude but opposite in direction. So they will neutralize each other. So that means they are actually equal to 0. The resultant is 0. So वो 0 आ गया. So I am getting lambda times OA plus mu times OB is equal to lambda plus mu times OC. ठीक है? Corollary 1, if forces are lambda times AO and mu times BO, समझ रहे हो? OA की जगह AO और BO की जगह OB की जगह BO, तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? OC की जगह CO। देन करोलरी 2 में उन्होंने बोला अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 हो तो OA प्लस OB इज इक्वल टू 2 टाइम्स OC हो जाता है। सो 2 टाइम्स OC में देखो ये चीज़ है कि जब आप लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स OC लिख रहे थे तो जो C था वो AB को डिवाइड कर रहा था इन द रेशो म्यू इज टू लैम्डा। तो अब अगर आपका लैम्डा और म्यू 1-1 हो गया, इसका मतलब जो C है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। सो दैट मीन्स C इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ AB इन दिस केस। ठीक है? देन करोलरी 3, इफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, दैट इज अगर लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू हो गया तो लैम्डा प्लस म्यू एक्चुअली तो 0 ही हो गए ना फिर। तो फिर रिजल्टेंट क्या हुआ इसका मतलब? देखो करके दिखाया इन्होंने, लैम्डा टाइम्स O प्लस म्यू टाइम्स OB कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स OA प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स OB, म्यू की जगह माइनस लैम्डा हो गया। यस उसके बाद लैम्डा कॉमन आ गया तो ये बन गया आपके पास OA, ये OB लिख दिया इन्होंने, BO लिखना था सेकेंड लाइन में, जहाँ पे माइनस लैम्डा OB के बाद लैम्डा टाइम्स OA प्लस लैम्डा टाइम्स BO, डायरेक्शन चेंज कर दी उन्होंने। अब लैम्डा कॉमन लेके BO प्लस OA, तो देखो BO प्लस OA क्या बन रहा है? ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लग गया ना, तो BO प्लस OA प्लस AB होता तो इक्वल टू 0 हो जाता। इसका मतलब इक्वल टू करना है तो माइनस AB हुआ, दैट मीन्स BA, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स BA। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इन दिस केस लैम्डा टाइम्स BA एक्टिंग एट द पॉइंट O। तो देखो O पे उन्होंने AB के पैरेलल एक लाइन बना दी है, डायरेक्शन जो रहेगी वो AB की रहेगी बट मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम्स BA। ठीक है? So let us come to the first example. ABC is a triangle and G its centroid। हाँ जी, centroid क्या होता है? ABC is a triangle and G its centroid. Prove that forces represented completely by GA, GB, GC are in equilibrium. हाँ जी, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। देखो लिखना कैसे है ये बुक में आपके दिया हुआ है, और प्लीज़ स्टैटिक्स में आपने लिखने के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। जो बहुत सारी लाइंस में बोल जाती हूँ तो आप पेपर में लेकिन लिखते नहीं हो, आप पेपर में बोल नहीं ना रहे हो, सिर्फ लिख रहे हो। तो लिखना कैसे आपने जैसे बुक में एक्सप्रेस किया, ठीक है? मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, लिखने की चीज़ आपने बुक में से देखनी है। सो आई एम कमिंग टू द डायग्राम। इसमें आपने क्या प्रूव करना है, हम दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ ABC इज़ अ ट्राइंगल एंड G इज़ सेंट्रॉइड, प्रूव दैट द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाय GA, GB, GC आर इन इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली देखो डायग्राम में हमें शो किए हुए हैं GA, GB और GC, ये 3 फोर्सेज हैं और हमें शो करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है कि देयर रिजल्टेंट इज़ 0। तो हमें क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है तो इन्होंने ऐसे शुरू किया है, GA प्लस GB प्लस GC इज़ इक्वल टू, GA को ऐसे ही रहने दिया प्लस GB प्लस GC को एक ब्रैकेट में रख दिया। अब क्योंकि G जो था दैट इज़ द
सेंट्रॉइड दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो इसका मतलब ए डी जो है वो एक मीडियन है। इनफैक्ट अगर आप इसको बी जी को प्रोड्यूस करोगे टू मीट ए सी इन ई, और ऐसे ही सी जी को प्रोड्यूस करोगे तो मीट इन एफ, तो बी ई और सी एफ भी आपकी मीडियंस बन जाएंगी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर क्योंकि डी जो है वो ए डी जो है वो मीडियन है, इसका मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एनी डाउट अबाउट दिस? नो। तो अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी जो है वो बी सी को 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम, अगर ये लैम्डा होता है और ये म्यू होता है तो हम करते हैं लैम्डा टाइम्स जी सी, उल्टा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लैम्डा टाइम्स जी सी प्लस म्यू टाइम्स जी बी should be equal to lambda plus mu times GD. Yes or no? अब इन पर्टिकुलर क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट था तो वो 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू 1 आ गई। दैट मीन्स GB प्लस GC कैन बी रिटन एज 2GD। यस, 1 टाइम्स GB प्लस 1 टाइम्स GC इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज़ 2GD। तो वही उन्होंने किया, GB प्लस GC की जगह लिख दिया 2GD। अब देखो GA और GD, सो GA और GD एक तो ऑपोजिट डायरेक्शंस बन रही हैं। यस और नो? ऑपोजिट है, GA ऊपर जाएगा और GD नीचे आएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशो 2:1। आपने ये रिजल्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे क्योंकि AD जो मीडियन है और G सेंट्रॉइड है, तो G जो है वो AD को डिवाइड करेगा इन द रेशो 2:1। ठीक है, सो 2:1 की रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स GD इज इक्वल टू AG। यस और नो? 2 टाइम्स GD का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AG। सो 2 टाइम्स GD इज इक्वल टू AG इन मैग्नीट्यूड। तो अब जब आपने लिखा GA प्लस 2 टाइम्स GD तो उन्होंने वही कर दिया, 2 टाइम्स GD को लिख दिया AG। लिख सकते हैं 2 टाइम्स GD इज इक्वल टू AG। क्लियर? डायरेक्शन का ध्यान रखो, जब इन्होंने लिखा है तो GD और AG सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पास आ गया GA प्लस AG विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अगेन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द रिजल्टेंट इज 0, सो दे आर इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट। फाइंड अ पॉइंट O विद इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट इफ अ पार्टिकल placed at it be acted upon by forces represented by OA, OB, OC and OD respectively, it will be in equilibrium। तो अब आपको ना क्या बोला उन्होंने, फाइंड अ पॉइंट O विद इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ABCD एक आपको दिख रहा है डायग्राम सबको, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और O एक इन्होंने क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पॉइंट रख लिया। अब आपको ना इस O की पोजीशन फाइंड करनी है सो दैट अगर इस O के ऊपर हम फोर्सेस लगाएंगे OA, OB, OC एंड OD, देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो आपको O की एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है सो दैट अगर उस O के ऊपर फोर्सेस OA, OB, OC और OD एक्ट कर रही हैं देन दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, बेसिकली कि उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो क्या किया इन्होंने, देखो लेट L बी द मिड, सबसे पहले इन्होंने ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लिया, उसके बाद उन्होंने डायगोनल्स AC और BD। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग लेट L बी द मिड पॉइंट ऑफ AC and M be the midpoint of BD. Clear? Let N be the midpoint of LM. LM को भी ज्वाइन कर दिया और N को उसका मिड पॉइंट बोल दिया। Now let O be the given point. तो देखो OA प्लस OC दिख रही हैं आपको, OA और OC फोर्सेस।
कैन आई राइट OA प्लस OC इज इक्वल टू 2 टाइम्स OL? लैम्डा म्यू थ्योरम यूज की है, एंड सिंस L इज डिवाइडिंग AC इन द रेशो 1:1, L को मिड पॉइंट लिया ना हमने AC का, लिया है ना? तो क्योंकि हमने L को मिड पॉइंट लिया है AC का, तो L जो है वो AC को 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है. सो 1 टाइम्स OC प्लस 1 टाइम्स OA विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स OL. क्लियर इतना? सिमिलरली जो हमने M लिया था वो मिड पॉइंट ऑफ BD था, तो 1 टाइम्स OB प्लस 1 टाइम्स OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स OM हो गया. क्लियर? अब आप इन चारों को ऐड कर दो. इन चारों को ऐड करने से लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया OL प्लस OM. अब OL प्लस OM LM को भी ज्वाइन करके N को मिड पॉइंट बोला था, N भी LM को 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है. अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम विद लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1, सो OL प्लस OM विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स OM. सो फाइनली यू आर गेटिंग 4 टाइम्स OM. तो इसका मतलब आपके पास OA, OB, OC और OD का जो रिजल्टेंट आया वो 4 टाइम्स ON आया है. यस, बट आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए था? 0. आप चाहते थे कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, तो कैन ON बी इक्वल टू 0? यस, इफ O कोइंसाइड्स N. ये पॉइंट समझ आया? अगर O N की जगह ही होता तो ON 0 हो जाता ना, डिस्टेंस 0 हो गया ना 2 पॉइंट्स के बीच में. क्वेश्चन में आपको करना क्या था? क्वेश्चन में आपको O की पोजीशन फाइंड करनी थी, so that the forces are in equilibrium. Now you are saying the forces are in equilibrium if O coincides N. और N की पोजीशन हमें पता है. N क्या है? N is the midpoint of the line joining the midpoints of the diagonals of the quadrilateral. Yes or no? So the particle will be in equilibrium if resultant vanishes, that is ON is equal to 0, that is the point O coincides with N. Therefore the required point is the midpoint of the join of the middle point of the diagonals of quadrilateral ABCD. इसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 2 कल करें. चलो ठीक है, कल डिस्कस